वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग AITS फुल टेस्ट 2 नीट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन है हमारा 4 मोल ऑफ A, 4 मोल A है, रिएक्ट विथ 6 मोल B अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। तो देखो, रिएक्शन में सबसे पहले अगर स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चन आए, दो सब्सटेंस का हमें मोल या मास कोई डाटा गिवन हो, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होता है। अगर एक का दिया है दूसरे का एक्सेस में है, तो जिसका कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक्सेस वाला लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों का दिया हो, जैसे A 4 मोल दिया है और B हमारा 6 मोल दिया है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का जो शॉर्ट मेथड है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। A का कॉफिशिएंट 2 है, A का मोल 4 है तो 4/2, B का कॉफिशिएंट 3 है, मोल 6 है तो 6/3। तो डिवाइड होके 2 दोनों सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों डिफरेंट आता तो जो स्मॉलर होता वो लिमिटिंग रिएजेंट होता। इसमें दोनों सेम है तो दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट ले सकते हैं। तो मान लो हमने A को लिमिटिंग रिएजेंट मान लिया, तो 2 मोल A से 2 मोल C बन रहा है, तो मतलब 1 मोल A से 1 मोल C बनेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम C कितना बनेगा, तो 4 मोल A है, तो 4 मोल A से कितना C बनेगा, 4 मोल C बनेगा। तो 4 मोल C थर्ड ऑप्शन में है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 52 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना होता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 इंटीजर में। ठीक है ना, निगेटिव नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, और जो L है इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है, 0 से लेके n-1 तक। तो n जो होगा उस पर L की वैल्यू डिपेंड करेगी। m की वैल्यू L पे डिपेंड करता है, -L से लेके +L तक। और s की वैल्यू +½ और -½ में से कोई भी हो सकता है। तो s की वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है, +½ हो या -½ हो। अब देखो n 3 है, तो L की वैल्यू क्या है, n अगर 3 है, मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो L की वैल्यू 0 1 2 कोई भी हो सकता है, L 0 हो सकता है। अब m क्या हो सकता है, L 0 हो गया तो m की वैल्यू 0 होगा, L 0 है तो m 0, क्योंकि -0 से +0 0, तो ये तो सही है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा इनकरेक्ट ढूंढना है। n 2 है तो L की वैल्यू 0 1 दोनों हो सकती है, तो 1 पॉसिबल है। तो m की वैल्यू L 1 हो गया। अब L 1 है तो m की वैल्यू क्या होगा, -1 0 +1, -1 पॉसिबल है, s -1/2 पॉसिबल है। अब थर्ड में देखो, n की वैल्यू 4 है, n 4 है, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, इसमें 4 दे दिया, n 4 है तो L की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसीलिए ये आंसर हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो दिया है, इफ़ डेल्टा H0 ऑफ फ्यूजन, मतलब हीट ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है वाटर का 6 किलो जूल पर मोल, देन हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 36 ग्राम वाटर। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मतलब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है 1 मोल सब्सटेंस को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने में जितनी इंथैल्पी रिलीज होगी, और 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये पॉजिटिव दिया है तो ये रिक्वायर्ड वाला है, तो सॉलिड से लिक्विड, मतलब 1 मोल H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बनाने के लिए जो एनर्जी चेंज होगी वो क्या दिया हुआ है, 6 किलो जूल पर मोल। यूनिट से भी पता चल जाएगा, देखो पर मोल में दिया है, मतलब 1 मोल में 6 किलो जूल एनर्जी लग रहा है। हमारे पास 36 ग्राम वाटर दिया है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। तो 36 ग्राम का मतलब यहाँ से मोल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो 2 मोल आ गया। तो 1 मोल के लिए 6 किलो जूल हीट है, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 × 6 विच विल बी इक्वल टू 12 किलो जूल। ठीक है, अब पर मोल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 2 मोल के लिए है। ठीक है, तो 12 ऑप्शन थर्ड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 54 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp = Kc।
तो हमारे पास फॉर्मूला होता है के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। के पी के सी के इक्वल कब होगा? के पी इक्वल्स टू के सी कब आएगा? जब आर टी का पावर 0 हो जाए, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आर टी का पावर 0 के पी इक्वल्स टू के सी हो जाएगा, मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? 0। तो डेल्टा एन जी 0 किस में है? इसमें देखो प्रोडक्ट में 2 + 1 3 गैस है, माइनस रिएक्टेंट में 2 गैस है, 3 - 2 1 हो गया। इसमें प्रोडक्ट में देखो 2 गैस है, रिएक्टेंट में 1 है, तो 2 - 1 1 हो गया। इसमें प्रोडक्ट में 1 गैस है, रिएक्टेंट में 4 गैस है, 1 - 4 -3 हो गया। इसमें प्रोडक्ट में 2 गैस है, रिएक्टेंट में 1 और 1 2 गैस है। वैसे कार्बन सॉलिड होता है, यहाँ पे गैसेस स्टेट में लिया है तो हम गैस कंसीडर करेंगे 0। तो फोर्थ में डेल्टा एन जी 0 है, इसलिए के पी और के सी इक्वल होगा। डेल्टा एन जी हमने पहले बताया था, निकालने का प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्ट में जितने गैसियस कंपोनेंट है माइनस रिएक्टेंट में जितने गैसियस कंपोनेंट है। 55 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, बफर का क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट एक्ट एज बफर। तो बफर को बच्चे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंपल बफर। सिंपल बफर होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसे बोलेंगे सिंपल बफर। ये हो जाएगा हमारा सिंपल बफर। ठीक है। दूसरा होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में होता है हमारा वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और तीसरा होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर में हमारे पास होता है वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इस तीनों के अलावा जो है बफर नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर है। तो सॉल्ट क्या बनेगा? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और अगर वीक एसिड बच जाए तो एसिडिक बफर बना सकता है। वीक एसिड का सॉल्ट और वीक एसिड एसिडिक बफर ही हो गया। अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, ये भी बेसिक बफर होगा। अमोनियम नाइट्रेट वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तो ये सिंपल बफर होता अगर इसमें HNO3 नहीं होता। HNO3 होने के कारण ये तो सॉल्ट हो गया न्यूट्रल, अब ये HNO3 होने के कारण ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बफर नहीं होगा, तो ये बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा। 55। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन X- विल बी I- को ब्रोमीन ऑक्सीडाइज करके Br- और I2 में कन्वर्ट करेगा, ये सही है। एबव रिएक्शन X- में भी आइदर फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं हो सकता है क्योंकि फ्लोराइड और क्लोराइड को ब्रोमीन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी फ्लोराइड और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी फ्लोरीन और क्लोरीन की कम होगी ब्रोमीन से। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन को ब्रोमीन ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोमीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन और क्लोरीन की रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन देखो, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड करेक्ट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल आयोडाइड आयन कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम। 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के कर सकते हैं, MnO4- है, I- है। MnO4- एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, I- कन्वर्ट हो जाता है I2 में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब एक तरीका है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, उसके बाद चेक करो अगर हमारे पास 1 मोल क्या है, 1 मोल आयोडाइड है, ये अगर 1 है तो ये कितना चाहिए। दूसरा तरीका है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करो, इसका मोल मान लो N1, इस N ही मान लो क्योंकि एक का दिया हुआ है, इसका मोल 1 है। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू N फैक्टर, मोल को N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो +7 से +2 जा रहा है तो इसकी N फैक्टर 5 हो जाएगा, N × 5। आयोडीन -1 से 0 जा रहा है, 2 आयोडीन है 2 करो तो N फैक्टर 2 हो जाएगा, N × 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो बच्चे, जो आयोडाइड है इसका एन फैक्टर 2 होता है अगर I2 से I माइनस बनता है। यहाँ पे एक ही है, रिएक्टेंट का कंसीडर करेंगे तो एन फैक्टर 1 लेना पड़ेगा क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, 1 होगा। तो यहाँ से दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करो, n इंटू 5 इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू 1/5, तो 1/5 ऑप्शन देखो फर्स्ट। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन से MnO4 माइनस I माइनस Mn2 प्लस I2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इसका -1 है, इसका +2 है और इसका 0 है, ठीक है। तो +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है और -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले उसको बैलेंस कर लेंगे, आयोडीन को बैलेंस कर लो। Mn का क्या हो रहा है? +7 से +2, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज्ड बाय 5। और आयोडीन का हो रहा है -2 से 0, मतलब ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज्ड बाय 2। तो 5 और 2 को बैलेंस कैसे करेंगे? इसको 2 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। तो Mn जहाँ है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 MnO4 माइनस प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, आयोडीन के जगह पे 5 से किया, 2 Mn2 प्लस I2। अब चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पे -2 -10 -12, यहाँ पे 4 +4 है -12 है, तो 16H प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो -4 -12 प्लस 16, -12 प्लस 16 +4 हो गया, इधर +4 बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इधर 16 है तो इधर 8H2O कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 4, इधर देखो 4 2 जा 8, इधर देखो 8, ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पे 10 आयोडाइड जो है 2 MnO4 माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, वही है ना, इतना ऑक्सीडाइज करेगा। तो 1 मोल I माइनस कितना करेगा? 2/10 को, तो 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो आंसर दोनों केस में सेम आएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो 58 क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर का है। इसमें हमें कॉलम मैच करना है, कॉलम 1 वेंट ऑफ फैक्टर, कॉलम 2 प्रोसेस। तो वेंट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए पूछा है। तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है डिसोसिएशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करता है। तो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन ज़्यादा होगा, पहले कम होगा, तो रेशियो ज़्यादा आएगा। लेस देन 1 में एसोसिएशन होता है और इक्वल टू 1 में नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, यही प्रोसेस है हमारा। तो अब चेक करते हैं, ग्रेटर देन 1 में डिसोसिएशन सेकेंड है तो फर्स्ट का 2, यही से तो आंसर आ गया। लेस देन 1 में एसोसिएशन, इक्वल टू 0 नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ठीक है ना। और इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं, उल्टा कर दिया हमने। इक्वल टू 1 में नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मोलरिटी निकालना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम यूरिया इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूरिया सॉल्यूट है, यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2NH2, ठीक है। यहाँ से मोलर मास निकालोगे यूरिया का तो 60 आएगा ग्राम पर मोल, मोलर मास। तो अब यहाँ से मोल निकाल लेते हैं यूरिया का, ठीक है। मोल क्या होता है? 12 अपॉन मोलर मास 60 मोल, तो 1/5 दैट इज 0.2 मोल, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 500 ml, तो वॉल्यूम लीटर में लेना है, 500 अपॉन 1000 लीटर, तो 2 0 कैंसिल, 0.5 लीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 2/5 मोलर हो गया, 0.5 मोलर, तो 0.4 मोलर हमारा ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, 4th, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। तो ये देखो कोहलॉस लॉ का क्वेश्चन है। इसमें जो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, फॉर एग्जांपल NaCl है तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, अगर 2 होता तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते, एक ही है तो एक ही, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, ये भी एक ही है तो एक ही लेंगे, ठीक है। अब KCl में K+ का Cl- का आएगा, NaCl में Na+ और Cl- का आएगा, माइनस कर रहे तो Cl- कैंसिल होगा,
के प्लस और एन ए प्लस का बचेगा। इधर देखो के प्लस बी आर माइनस एन ए प्लस बी आर माइनस बी आर माइनस कैंसिल होगा, के प्लस और एन ए प्लस बचेगा, दोनों इक्वल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। इसमें देखो के प्लस सी एल माइनस होगा, एन ए प्लस सी एल माइनस, मतलब के प्लस भी बचेगा, प्लस है तो के प्लस भी रहेगा, एन ए प्लस भी रहेगा, दो सी एल माइनस। इसमें के प्लस बी आर माइनस एन ए प्लस बी आर माइनस, इसमें सी एल है इसमें बी आर, तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं। के प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस बी आर माइनस, तो इसमें भी कोई कैंसिल नहीं होगा, सेम नहीं है, तो इसमें के प्लस बी आर माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस, इसमें प्लस में के और सी एल है, इसमें प्लस में के माइनस में सी एल है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 ले रहे हैं, सॉरी 60 हमने देख लिया, 61 ले रहे हैं। तो 61 में क्या है, फॉर ए गिवन बटन सेल यूज्ड इन वॉचेज, बटन सेल जो वॉच में हम लोग यूज करते हैं, जिंक रिएक्शन दिया हुआ है, द ईएमएफ जनरेटेड बाय इट इज ई नॉट, ईएमएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है ई नॉट है, वोल्ट एट टेम्परेचर टी केल्विन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ एल एन के। ठीक है, अब देखो जब इक्विलिब्रियम आता है तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन पहले देखो, नर्स्ट इक्वेशन होता है ई इक्वल्स टू ई नॉट, अब एल एन के टर्म में है तो 2.303 नहीं लगाएंगे, माइनस आर टी अपॉन एल एन के, सॉरी आर टी अपॉन एन एफ, एल एन रिएक्शन कोसेंट लेते हैं। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ई की वैल्यू 0 और क्यू को हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, जो के लिखा है, तो ई 0 होगा इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। अब इसको इधर कर लो, पॉजिटिव में आ जाएगा, ई नॉट इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू पुट करते हैं, एल एन के। ठीक है, लेकिन हमें एल एन के निकालना है, अभी वैल्यू पुट नहीं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एल एन के इक्वल्स टू ई नॉट इंटू एन एफ अपॉन आर टी। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू हमें क्या दिया है, ई नॉट ही दिया है, रहने देते हैं। एन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। जेड एन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन 2 प्लस में, जेड एन से जेड एन 2 प्लस कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, जेड एन जो है जेड एन 2 प्लस बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ए जी प्लस से ए जी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। एफ़ की वैल्यू 96500 अपॉन आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी। तो अब ये वाला ऑप्शन चेक करो किस में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन देखो वही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 62 है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 मिनट, टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है, हाफ लाइफ टी हाफ, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट टू दी रेट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद जो रेट होगा उसका रेशियो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है डिक्रीज करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है ना, तो आर, क्योंकि रेट क्या होता है, आर इक्वल्स टू के इंटू ए, के तो कांस्टेंट होगा, ए डिक्रीज करेगा, इसीलिए रेट डिक्रीज करता है। तो स्टार्टिंग में के की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ कितना है 2, ये मिनट इन्वर्स में आ जाएगा, के आ गया 0.693 बाय 2। ठीक है, तो इनिशियल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, आर इनिशियल आर नॉट बोल देते हैं, के इंटू के की वैल्यू पुट कर देते हैं, वैसे के कांस्टेंट ही रहेगा, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, के दोनों केस में सेम रहेगा, तो के इंटू इनिशियल मान लेते हैं, ए आर नॉट हो गया। अब टी टाइम पे क्या होगा, टाइम कितना होगा, 2 हाफ लाइफ टाइम, तो टाइम अब कितना लेंगे, 2 + 2 4 मिनट। ठीक है, तो हमारा के का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी log बेस 10 ए नॉट बाय ए, यही होता है। तो के का वैल्यू हमारे पास है 0.693 बाई 2 इक्वल्स टू 2.303 बाई टाइम है 4 log बेस 10 ए नॉट बाय ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ए नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है ए नॉट के टर्म में। ठीक है, तो log बेस 10 ए नॉट बाई ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए नॉट बाई ए, इसको इधर कर लो, 0.693 बाई 2 इंटू 4 अपॉन 2.303,
2 से ये कट जाएगा 2 बार में, इसको कट करते हैं तो 0.3010 आता है। तो 0.3010 इंटू 2, ठीक है ना, ये जो है log 2 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, log 2 के वैल्यू का डबल है ये। तो log बेस 10 A0/A ये जो है log 2 की वैल्यू का डबल है, मतलब log, देखो तो log ऐसे अगर हम लोग लिखें log बेस 10 2 का पावर 2, तो क्या लिखते हैं 2 इंटू log बेस 10 2, तो ये log 2 की वैल्यू है इंटू 2 है, तो इसका मतलब क्या है log 2 का पावर 2, ये किसकी वैल्यू होगी, log 4 की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ से A0/A का वैल्यू हमारे पास क्या, A0/A का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 4, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू A0/4 हमारे पास निकल गया, A की वैल्यू A0/4। अब हम लोग यहाँ पे R0 निकाल लिए, तो R की वैल्यू RT की वैल्यू 2 हाफ लाइफ टाइम क्या होगा K इंटू A की वैल्यू क्या लिखेंगे A0/4, तो इसे लिखेंगे A0/4। तो अब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, R0/RT K A0 अपॉन K A0/4, K और K कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, A0 कैंसिल, 4/1 दैट इज़ 4:1। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, ये पूरा हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया है द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 2 मिनट, हाफ लाइफ टाइम 2 मिनट गिवन है। देन द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट टू द रेट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, ठीक है। 2 हाफ लाइफ मतलब 2 मिनट प्लस 2 मिनट, 4 मिनट के बाद क्या होगा। इनिशियल रेट देखो, मान लो R0 है, तो R0 क्या होगा K इंटू A0, ठीक है। अब 1 हाफ लाइफ के बाद कितना कंसंट्रेशन बचेगा, A0/2, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ हो जाएगा। अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन क्या बचेगा, A0/4, मतलब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद जो A होगा वो क्या होगा A0/4। तो RT क्या होगा K इंटू A0/4। अब दोनों का रेशियो निकालना है, R0/RT, तो ये क्या हो जाएगा K A0 अपॉन K इंटू A0/4। तो K और K कैंसिल, A0 और A0 कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 दैट इज़ 4:1। तो 4/1 देखो फोर्थ ऑप्शन ही है। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, फॉर द केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड विथ 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इफ़ आर इज रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट 55 डिग्री सेल्सियस। देखो 25 पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आर दिया है, तो 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा। तो 35 पे कितना हो जाएगा 2R, 45 पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4R, 55 पे निकालना है क्या हो जाएगा 2 इंटू 4R दैट इज़ 8R। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है और देखो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ टर्सरी हैलाइड है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर एक्वस लेते, अगर OH लेते अल्कोहल, तो सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट होता। अब इसमें ये क्या होगा बेसिक मीडियम हो गया, तो एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो CH3C, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक हो गया, एक CH3, तो क्या हो गया, इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हो CH3 C के साथ CH3, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, और जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी माइनर होगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ये हमारा ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मॉलिक्यूल और आयन हैविंग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2.5, इसका तो वही हम लोग प्रोसेस निकालेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। जैसे नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक नाइट्रोजन का 7 तो 2 का 14, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3। इसके पास 6 + 8 14 हो गया, तो इसका भी 3। 14 में से एक कम हो गया 13, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम, 2.5 NO प्लस है 13 नहीं आएगा। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 14 में से एक गया 7 + 8 15 में से एक गया 14 इलेक्ट्रॉन्स ही है 3।
N2 14 में से 1 गया 13 हो जाएगा, 13 हो गया तो 2.5 N2 प्लस हो गया। इसमें नाइट्रोजन था, कार्बन हमने देख लिया था कि नाइट्रोजन है, हमने गलत देख लिया था। नाइट्रोजन है तो 7 + 8 15, 1 प्लस का मतलब लूज किया तो 14 ही होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में बच्चे, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमने पिछले टेस्ट में देखा था, अगर CH3 के साथ C जो हो उसमें OH हो, इधर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। या CH3 के साथ जो C है इसके साथ डबल बॉन्ड O है तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पहला है फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, CO के साथ एक मिथाइल होना चाहिए, नहीं है तो ये नहीं देगा, तो नहीं देगा, यही तो आंसर था, फर्स्ट नहीं देगा। दूसरा देखो देगा CH3 CHO COH, तो आ गया मिथाइल ग्रुप, देगा। CH3 COCH3, इसमें भी आ गया मिथाइल ग्रुप, ये भी देगा। C2H5 मतलब CH3 CH2 के साथ OH, तो देख CH C के साथ OH है तो ये भी देगा। तो ये तीनों देगा, ये नहीं देगा, ये तीनों हमारा दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो जो नहीं दे रहा है वही आंसर होगा। अब कंसनट्रेटेड NaOH 67 में, तो कंसनट्रेटेड NaOH में क्या होगा, केनिजारो रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, एक का क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। तो मान लो हम लोग ऊपर वाले का रिडक्शन कर देते हैं, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, लेकिन बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अगर यहाँ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहता, तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट नहीं, फिर हमारा सेकंड ऑप्शन होता, तो इसमें सेकंड नहीं लेंगे, फोर्थ ऑप्शन लेंगे, क्योंकि इसकी में हाइड्रोलाइसिस का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो हमारा नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ब्यूटेन 2-ON, ब्यूटेन 2-ON है हमारे पास, ऑन रिएक्शन विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्यूटेन 2-ON कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से किया, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स। ये हमने अल्कोहल चैप्टर में और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर दोनों चैप्टर में पढ़ा था। जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें ड्राई ईथर के साथ, फिर हाइड्रोलाइसिस करें, तो ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो एल्डिहाइड है वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, बाकी जो कीटोन है वो टर्सरी अल्कोहल देगा। तो ब्यूटेन 2-ON कीटोन है तो ये हमारा टर्सरी अल्कोहल देगा, तो आंसर टर्सरी अल्कोहल होगा। अब अगर रिएक्शन देखना चाहो तो रिएक्शन देखो कैसे होगा, ब्यूटेन 2-ON है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होगा, सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O। अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम लोग जो रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल पे माइनस मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इधर शिफ्ट होगा, O पे माइनस चार्ज होगा जो Mg के साथ आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा CH3 CH2, C के साथ एक हमारा इथाइल आ गया, इसके साथ फिर हमारा जो दूसरा ग्रुप आएगा मिथाइल है और O माइनस MgBr, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक या बेसिक किसी भी मीडियम में कर सकते हो, तो क्या होगा, O के साथ H आ जाएगा, CH3 CH2 C, O के साथ H आ जाएगा, इसके साथ C के साथ एक मिथाइल एक इथाइल लगा हुआ है, और MgBr है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर से H इसके साथ आया तो OH Mg के साथ आ जाएगा। तो जो ये अल्कोहल बन रहा है, तो देखो ये टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ 3 अल्काइल लगा हुआ है, इसलिए आंसर टर्सरी अल्कोहल होगा। डायरेक्ट भी बोल सकते थे और रिएक्शन से भी हम लोग दिखा सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव कार्बालामाइन टेस्ट। तो कार्बालामाइन टेस्ट हमने पढ़ा है सारे टाइप के प्राइमरी एमाइंस देंगे, कोई भी प्राइमरी एमाइन जो है कार्बालामाइन टेस्ट देगा। तो देखो ये भी प्राइमरी एमाइन है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल लगा हुआ है, अगर नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल लगा है तो उसे प्राइमरी बोलेंगे, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, तो तीनों कार्बालामाइन टेस्ट देगा, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दी जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI, रेड फॉस्फोरस HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी भी सब्सटेंस का वो करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो HI के साथ बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, बहुत देर तक हीट कर रहे हैं, तो जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन होता है स्ट्रेट चेन में, इसीलिए 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन दैट इज़ नॉर्मल हेक्सेन बनाएगा। पर्शियन ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू कलर आपने देखा होगा जब नाइट्रोजन का हम लोग डिटेक्शन करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं लेसाइन टेस्ट से, तो उसमें हमने देखा था FeCN6
का Fe के साथ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो FeCN6 Fe के साथ इसी का पर्सियन ब्लू कलर होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 72 नॉन पोलर मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग। नॉन पोलर वो होता है जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, और डायपोल मोमेंट 0 किसका होगा, जिसका रेगुलर स्ट्रक्चर है। तो CH4 रेगुलर स्ट्रक्चर है, कार्बन के साथ सिर्फ CH बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब N2 से N2+ बनाना है। कन्वर्जन ऑफ N2+ फ्रॉम N2, इलेक्ट्रॉन विल लॉस्ट फ्रॉम। तो कन्फिग्रेशन देखो N2 का, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गया, नाइट्रोजन में P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 1 यूज करेंगे। पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई में आएगा 2px 2 पाई 2py 2py2। अब इलेक्ट्रॉन देखो 4 6 8 10 12। अब सिग्मा 2pz आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इसी में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लास्ट से निकालते हैं, तो किससे निकलेगा, 2pz से। तो सिग्मा 2pz सेकेंड ऑप्शन है, तो इसीलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 74 देखते हैं। तो देखो जो ये क्वेश्चन है, एलिमेंट विथ एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरोन, बोरोन नॉन मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लेकिन इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड या जॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण स्ट्रक्चर जो होता है, क्या होता है, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये वेरी हार्ड होते हैं, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन से क्या नहीं बनेगा, मीथेन कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ दूसरे अल्काइल हैलाइड से कंबाइन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये दोनों 2NaX बनाता है, R और R जुड़ जाता है। तो R में मिनिमम एक कार्बन तो होगा, तो एक और एक 2 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन का बनेगा या उससे ज़्यादा का बनेगा, एक कार्बन का कभी नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट 76 नंबर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।